हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20-25%। CO2 जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब कि जब CO2 से हीमोग्लोबिन अटैच होता है तो उस हीमोग्लोबिन को कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बाइंडिंग डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर कि CO2 का जो प्रेशर है केवल CO2 गैस का वो कितना है, ये उस पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसको अफेक्ट करने का, बाइंड होगा कि नहीं होगा, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। व्हेन पार्शियल प्रेशर CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर O2 इज लो एज इन द टिश्यू में जब पार्शियल प्रेशर CO2 ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू पार्शियल प्रेशर O2, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ। व्हेन द पार्शियल प्रेशर O2 CO2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर O2 इज हाई एज इन द एल्वियोली, जब एल्वियोली में लंग्स के पास एल्वियोली में जहाँ पार्शियल प्रेशर O2 ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर CO2 कम है तो वहाँ पर जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है जो कि हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ा है उसका डिसोसिएशन होता है और वो छोड़ देता है CO2 को एल्वियोली में लाके, ताकि यहाँ पर अब ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ले सके। आप CO2 डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, तो यहाँ पर जो है डिसोसिएशन हो जाता है एल्वियोली में। CO2 विच इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोली। CO2 जो कि बाइंड किया था हीमोग्लोबिन से टिश्यू में वो लाके एल्वियोली के पास छोड़ दिया जाता है या कह लीजिए डिलीवर कर दिया जाता है, यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम। RBC के पास एक एंजाइम होता है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेशन में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, और यही एंजाइम थोड़ी मात्रा में माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, और ये एंजाइम ये नीचे रिएक्शन दिया गया है इसको फैसिलिटेट करवाता है। क्या करता है ये CO2 को H2O के साथ बाइंड करके बना देता है H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और इस एंजाइम का नाम है जिसकी मदद से होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और यही जो H2CO3 है फिर HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन के रूप में टूट जाता है। ज़्यादातर CO2 का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है लगभग 70% वो इसी रूप में होता है, कार्बोनिक आयन के रूप में होता है, आप पहले पढ़ भी चुके हैं। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, कह रहे हैं टिश्यू में जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर कैटाबोलिज्म रिएक्शन चल रहा है। अब आप कैटाबोलिज्म रिएक्शन जान चुके हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है उसको कैटाबोलिज्म रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और CO2 और H2O बन रहा है। तो टिश्यू में हो रहा है तो वहाँ पर टिश्यू का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। CO2 डिफ्यूज़ इनटू ब्लड, तो CO2 जो है डिफ्यूज़ होता है ब्लड में, RBC एंड प्लाज्मा, ब्लड मीन्स RBC एंड प्लाज्मा, एंड फॉर्म HCO3 माइनस, और वहाँ पर डिफ्यूज़ होने के बाद ड्यू टू हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो बदल जाता है कार्बोनिक आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में और H+ में। एट द एल्वुलर साइट, और टिश्यू से जब एल्वुलर साइट के पास आता है वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जहाँ ये जब एल्वोली के पास आ जाता है जहाँ पर
CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो यहाँ पर ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में टूटता है, मतलब CO2 और H2O फिर से बन जाता है। 10 CO2 ट्रैप एज बायोकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वोली इज रिलीज्ड आउट एज CO2। कहने का मतलब CO2 को टिश्यू के लेवल पर बायोकार्बोनेट के रूप में ट्रैप कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे ला के एल्वोली के पास पहुंचा दिया जाता है और लाया जाता है बायोकार्बोनेट के रूप में, और यहाँ पहुंचने के बाद CO2 और H2O में फिर से टूट जाता है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 ml CO2 टू द एल्वोली। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगभग 4 ml CO2 एल्वोली के पास पहुंचाई जाती है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का रेगुलेशन कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है। कभी कभी आपका रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। बढ़ जाता है जब आप दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, और नहीं तो नॉर्मली बना रहता है। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue। ह्यूमन बीइंग के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने इस रिदम को, रेस्पिरेटरी रिदम जो इसकी लय है, इसको मेंटेन बनाए रखता है और जब चाहता है चेंज भी कर लेता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, जैसे उसकी बॉडी के टिश्यू को ज़रूरत होती है। दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। कहने का मतलब जो ब्रेन का पार्ट है उसके द्वारा होता है। आ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, एक स्पेशल सेंटर जो है मेडुला आपका ब्रेन का पार्ट है में प्रेजेंट होता है ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो रेस्पिरेशन के लय को मेंटेन रखता है। इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, और प्राथमिक रूप से वो रेस्पिरेशन के लय को रेगुलेट करता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स इज द अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द स्टेम of the brain। another center present in the pons region of the brain called न्यूमोटैक्सिक, और दूसरा जो सेंटर है वो पोन्स में प्रेजेंट होता है जिसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस the duration of respiratory and thereby alter the respiratory rate। न्यूरल सिग्नल के द्वारा ये दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, तो एक बार में जितना समय लगता है आपको एक बार सांस अंदर ले जाने में, उसके ड्यूरेशन को कम कर देगा। कहने का मतलब अगर आप 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो उसको बढ़ा देगा, 17, 18, 19, 20 कर देगा। क्यों? क्योंकि एक बार में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को घटा देगा, तो उसके मतलब इस रिदम को बढ़ा देगा। कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट, एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो किसी केमिकल को सेंस करती है, किसी केमिकल को जान जाती है, उसी के जस्ट बगल में सिचुएटेड है, एडजेसेंट बगल में ही है। टू द रिदम सेंटर, उस रिदम सेंटर के बगल में ही, व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, जो कि CO2 और H+ आयन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस बढ़ते हैं ब्लड में, कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। विच इज़ टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, जो कि एक सिग्नल देता है ताकि रिदम सेंटर को एक सिग्नल देता है टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ताकि इसमें एडजस्टमेंट किया जा सके, एडजस्ट कर सके रेस्पिरेटरी प्रोसेस को। बाय व्हिच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, जिसके द्वारा H+ और CO2 को एलिमिनेट किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिक आर्टरी also can recognize enhance the CO2 and H+ concentration and
सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम्स। और इसके आर्टरी और एओर्टिक में जो इसकी मतलब धमनियां हैं, आर्टरी हैं और एओर्टिक हैं, महाधमनियां हैं, इसमें भी इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं जो CO2 और H+ आयन के कंसंट्रेशन को हमेशा चेक करते रहते हैं। एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल, और ज़रूरत पड़ने पर सिग्नल देते हैं रिदमिक सेंटर को कि इसको घटाया जाए, CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई है, या उसको लगातार पहुंचाते रहते हैं सिग्नल कि CO2 और H+ आयन का कितनी मात्रा ब्लड में उस समय है। रिदमिक सेंटर फॉर रिमेडियल रिएक्शन, बाद में एक्शन लेने के लिए, ताकि वो एक्शन ले सके, इसके लिए करंट सिचुएशन CO2 और H+ आयन की इन धमनियों के द्वारा पहुंचाई जाती रहती है रिदमिक सेंटर को। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट insignificant. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. और इसके रेस्पिरेटरी रिदम के बारे में ऑक्सीजन का क्या रोल है, इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अस्थमा, अस्थमा इज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग ह्यूनिजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स। तो सांस लेने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उसको अस्थमा बोलते हैं। और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, इन्फ्लामेशन बेसिकली उसको बोलते हैं जैसे किसी चीज़ के, किसी केमिकल के, किसी सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में हमारी सेल जो काम करती है उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे आपको कोई चोट लग जाती है थोड़ी सी आपकी किसी भी जगह पर बॉडी में, तो वहाँ पे लाल हो जाता है, फिर फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा सा जलन होने लगती है, दर्द होने लगती है, ये जितने मैंने गिनाए ये सब इन्फ्लामेशन है। या तो दर्द स्वेलिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पर WBC बहुत ज़्यादा आ जाती है, लाल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ पर ज़्यादा रिएक्शंस होने लगते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, सही करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इसको इन्फ्लामेशन के अंतर्गत जानते हैं। इम्फेसेमिया, इम्फेसेमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वोलर वॉल आर डैमेज। इम्फेसेमा एक घातक डिसऑर्डर है, कमी है, आई हुई कमी है, जिसमें एल्वोलर वाल जो है डैमेज हो जाता है। एल्वोलर जो कि साइट है गैसेस एक्सचेंज का, वो डैमेज हो जाता है। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ डिक्रीज्ड, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर काज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, इसमें सबसे बड़ा जो कारण एक है वो सिगरेट स्मोकिंग का है। अगला है ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें देखेंगे क्या है ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। इन सर्टेन इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रियों में, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पत्थरों की पिसाई होती है, सो मच डस्ट प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। तो इतनी ज़्यादा धूल जो फेफड़े में डिफेंस सिस्टम है, जो लंग्स में डिफेंस सिस्टम है, वो निजात नहीं दिला पाता है इस सिचुएशन से। इतनी ज़्यादा मात्रा में इनहेल करते हैं डस्ट को मतलब निजात दिलाना, तो आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो उससे निजात नहीं दिला पाता है जितनी भारी मात्रा में आती है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज इन्फ्लामेशन, अगर बहुत लंबे समय तक उसमें कोई काम करता है तो राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग फाइब्रोसिस, तो इन्फ्लामेशन के कारण उसमें फाइब्रोसिस उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो जो लंग्स है उसमें धागे जैसी संरचना, फाइबर जैसी संरचना आ जाती है। तो इस फाइबर जैसी संरचना आने पर क्या होता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, वो जो सिकुड़ता और फैलता है, उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, तो वहाँ पर प्रोलिफरेट हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं।
एंड दस काजिंग सीरियस लंग्स डैमेज, और इस प्रकार से लंग्स एक घातक रूप से लंग्स डैमेज होने लगता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड बियर प्रोटेक्टिव मास्क, ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त है। नोट्स कैसे बनानी है आपको पता है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।